हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों की तह तक ले जाते हैं और उसमें जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात कराते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो उन इश्यूज़ के बारे में और ज़्यादा गहराई से। इस वक़्त एक बहुत बड़ा इश्यू है जो मैं समझता हूँ हमारे सबसे जुड़ा हुआ है। फ़ेसबुक, बड़ी तादाद में लोग फ़ेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो शेयर करने के लिए, फ़ोटो शेयर करने के लिए, और शायद कुछ लोगों को तो इतनी आदत होती है कि कहीं भी जाते-आते हैं, हर जगह के फ़ोटो वो लगाते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या-क्या कुछ होता है और अब क्या कुछ हो रहा है बहुत बड़ा फ़ेसबुक की कहानी में, ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वक़्त ख़ास मेहमान हैं असद मिर्ज़ा, सीनियर जर्नलिस्ट, जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस में अपने उनके कॉलम छपते हैं मुसलसल, और एक लंबे अरसे से मीडिया में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। असद मिर्जा साहब, आप बताइए कि ये इस वक्त फेसबुक का जो जो कुछ एक तरह से कहते हैं बहुत बड़ी खबरें जो आ रही हैं, जो बड़ा तमाशा है, जो अमेरिका में हेडक्वार्टर है लेकिन पूरी दुनिया के लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, आखिर क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी? चूंकि ये अब से पहले कई बार सियासी इस्तेमाल की बात कही जाती रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए काज़मी साहब, कल और आज के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में जो खबरें शाया हुई उसके मुताबिक फेसबुक पर कुछ ऐसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि कोरोना वबा के दौरान फेसबुक ने कुछ ऐसी पोस्टों को प्रमोट अपने यहाँ किया है फेसबुक पेज के ज़रिए, जो कि एंटी वैक्सीन प्रोपेगेंडे जो है उसको ज़्यादा अहमियत दे रही थी और प्रो वैक्सीन प्रोपेगेंडे को जो है वो कम अहमियत दी जा रही थी। दरअसल ये सारी मालूमात जो हैं फेसबुक की एक फॉर्मर कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, जो प्रोडक्ट मैनेजर के ओहदे पर फेसबुक में काम कर रही थी, फ्रांसिस मॉर्गन, उन्हीं ने अपने दस्तावेज़ात की बुनियाद के ऊपर ये कहा है और ये दस्तावेज़ात जो हैं वो फेसबुक से लेकर उन्हीं ने शाया किए हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मई में उन्होंने फेसबुक से रिज़ाइन कर दिया था और कल परसों यानी कि उनके वकीलों ने अमेरिका में यूएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज कमीशन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट के लोगों को ये जानकारी और ये दस्तावेजात मुहैया कराए, जिसके बहौल उनका इल्जाम है कि फेसबुक एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक मुहिम के तहत जो है वो ऐसी जानकारी फेसबुक के पेज पर मुहैया करा रहा था जो कि आप ये कह सकते हैं कि नस्ली या मजहबी बुनियादों के अलावा वो आपस में समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही थी कि एक प्रो वैक्सीन है और एक एंटी वैक्सीन है। इसके अलावा मोहतरमा मॉर्गन जो हैं वो अभी लंदन बर्तानिया में मौजूद हैं और उन्होंने कल वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की एक सेलेक्ट कमेटी के सामने अपने जो इल्ज़ामात हैं वो रखे और उनको सारी दस्तावेज़ात जो हैं उसकी कॉपी जो है वो बरतानवी रेगुलेटर्स जो हैं वहाँ पर उनको मुहैया कराई। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जो कवानीन हैं वो बरतानिया में अमेरिका की बनिस्बत बहुत काफ़ी सख्त है और जो बरतानिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बहुत तेज़ी से काम करती है और किसी भी जो गलत काम है उसका फौरन नोटिस लेती है और या तो उसको नोटिस जारी करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को या उसके ऊपर एक फाइन आयद करती है। ऑफकॉम जो है उसने कल ही फेसबुक पर 5 मिलियन पाउंड का जो है जुर्माना आयद किया है और फेसबुक से कहा है कि वो उस सारे मवाद को अपनी वेबसाइट से हटाए जो कि एंटी वैक्सीन है। यानी कि यहाँ पर हो ये रहा था कि उन पोस्ट को जो कि वैक्सीन के मुखालिफ हैं वो ज़्यादा प्रमोट की जा रही थी, जबकि जो मिसेस मॉर्गन है उनका ये कहना है कि फेसबुक के पास ऐसी रिसर्च मौजूद है कि वो ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही थी और फेसबुक के पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन चीज़ों को ठीक कर सकती थी, लेकिन फेसबुक ने उसे ठीक नहीं किया और उसको जो है एक मनफी पूरा एक आप कह सकते हैं कि वैक्सीन और टीके के अगेंस्ट में एक माहौल जो है कायम हो रहा था। इस वजह से उन्हीं ने फेसबुक से रिज़ाइन किया और ये सारी मालूमात जो है अवाम और हुकाम तक उन्हीं ने पहुँचाने की कोशिश की। इसके अलावा उनका ये कहना है कि इससे पहले वो काउंटर स्पियोनाज यानी कि जासूसी के जो ऊपर नज़र रखी जाती है उस शोबे से काम करती थी और वहाँ पर भी ऐसे-ऐसे पोस्ट जो है वो
फेसबुक के ऊपर जो है मौजूद होते थे, जो कि किसी भी मुल्क की कौमी सलामती के मुखालिफ हों। लेकिन फेसबुक में ऐसा कोई भी निज़ाम या ऐसा कोई भी सिस्टम कायम नहीं किया गया था कि उसकी शिकायत वो अपने किसी आला अफ़सर से कर सके और उसके ऊपर बर्वक़्त जो है कोई एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा मिस मॉरन का ये भी इल्ज़ाम है कि जो फ़ेसबुक का एक ओवरसीइंग ग्रुप है, उसको भी फ़ेसबुक ने बाज़ दफ़ा गलत मालूमात, गलत इन्फॉर्मेशन जो है मुहैया कराई और उसे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की, ताकि उसकी जानिब से जो गलत हरकतें हो रही हैं, उस पे वो पर्दा डाल सके। अच्छा, फेसबुक का रोल हमारे यहाँ भारत में भी इलेक्शन के दौरान भी एक सवाल उठा था और दिल्ली दंगों के दौरान भी फेसबुक ने वो नफ़रत वाली पोस्ट्स को प्रमोट किया, ऐसे भी इल्ज़ामात थे। तो क्या हमारे यहाँ भारत में भी उसका कुछ ख़ास रोल रहा है? आपकी नज़र में क्या है? जी, बिल्कुल देखिए जैसे आपने बताया कि इलेक्शंस के दौरान में, दिल्ली फसादात के दौरान में, उसके अलावा और बहुत सारे मौकों को ऊपर फ़ेसबुक की तरफ से ऐसी पोस्ट जो हैं, उनको जो है वो ऊपर लाया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख सकें, पढ़ सकें और शेयर कर सकें, जो कि कौमी मफ़ाद और मज़हबों के और अवाम के मुखालिफ थे। और ये चीज़ें बार-बार होती रहीं और इससे पहले जैसा आपने इशारा भी किया कि इससे पहले बरतानिया में ही बरतानवी इलेक्शन के ज़माने में भी ये फेसबुक को इल्ज़ाम आयद हो चुका है कि उसने मुख्तलिफ जमातों को जो है वो लेबर के प्रो उसने पोस्ट वो उस पे फेसबुक पे शाया हो रहे थे और कंज़र्वेटिव के अगेंस्ट में वो काम कर रही थी। तो फिर वो एक ऑक्सफोर्ड एनालिटिका नाम से जो कंपनी थी उसको सामने आई कि वो ये सब काम में मुलव्विस थी और उसको पैसे मिल रहे थे दूसरी पार्टी से लेबर पार्टी की तरफ से। तो ये इल्ज़ाम लगना कोई नई बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये असल में जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसमें ये सारी चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो हैं, वो मैनेज की जाती हैं। और आपके पास ये पूरा-पूरा मौका होता है कि अगर आप चाहें, तो उस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरह मैनेज करें, ये आपके ऊपर मुनहसिर रहता है या डिपेंड करता है। अगर आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालें, जिससे कि सिर्फ़ नेगेटिव खबरें जो हैं वो आनी शुरू हो जाएँ, तो वैसी ही खबरें आएँगी, पॉज़िटिव खबरें आपके सामने नहीं आएँगी। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या कुछ है? चूँकि इसमें बहुत कुछ अंदर काम होता है और क्या क्या अगर थोड़ा-सा और पीछे जाकर के देखा जाए, उसके मकसद पर नज़र डाली जाए, तो क्या फ़ेसबुक के मालिक या कुछ इस किस्म के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्या किस मुल्क में किसकी हुकूमत हो, किसकी हुकूमत ना हो, उस फैसले में वो बड़ा रोल भी अदा कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कुछ क्या ये तो बहुत ही एक तरह से बहुत बड़ा खेल नज़र आ रहा है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हम इंसान जो हैं वो कंप्यूटर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं कि वो हमारे लिए डाटा प्रोसेसिंग करे और हमें वो सवाल और जवाब जो हम उससे पूछते हैं उनके बारे में वो हमें जवाब दे। या उसके अलावा बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे शोबे हयात हैं जिसमें कि उसकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो है मदद ली जा रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेशियल रिकग्निशन। आपके चेहरे से मालूम किया जा सके कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन हमारे अक्सर जो कंप्यूटर यूज़र हैं, वो गूगल या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स या सर्च इंजिन्स के थ्रू जो है, वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगस्त के महीने में एक और इंकशाफ हमारे सामने आया था कि अबू बकर अहमद नामी एक हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो अब तक बनने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसका नाम है जीपीटी-3, उस प्रोग्राम के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि एक तो सबसे पहले उस प्रोग्राम ने मशीनी तौर पर अपने आप इन्फ्रेंस या डिसीजन देना शुरू कर दिया है। और ये मतलब जो चीज़ें हम पहले सोचते थे कि मशीनें सोचने का काम करेंगी, तो अब मशीनों ने सोचने का काम शुरू कर दिया है। और ये किसी हद तक बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अब प्रोग्रामर्स ने ये पाया कि जो मशीन है, वो जो आपको रिज़ल्ट्स दे रही है, वो अपने सोचने के तरीके से डिपेंड करते हुए, एनालिसिस करते हुए वो आपको नतीजे दे रही है। जब उसके उसके अलावा अगर आप उस प्रोग्राम में जीपीटी-3 में अगर आप मुसलमान डालते हैं, तो मुसलमानों का ताल्लुक जो है एज़ अ टेररिस्ट या तशद्दुद से किया जाता है।
अगर आप किसी ब्लैक या नीग्रो का नाम डालते हैं तो उसका भी ताल्लुक जो है वो वायलेंस और दूसरे जो है मनफी असरात को से उसको जोड़ दिया जाता है। और अगर आप किसी औरत का नाम डालते हैं तो उसको एक घर में काम करने वाली या नर्स या टीचर के तौर पे पेश किया जाता है, जो कि काफ़ी गलत है और वो एक तरीके से पूरे डाटा को जो है मिस इंटरप्रेट कर रहा है। तो अबू बकर ने और उनकी रिसर्च टीम ने उस चीज़ के ऊपर और मज़ीद तहकीक की और काम किया और उन्होंने पाया कि अगर हम चाहें तो इसमें जो एल्गोरिदम्स के लिए जो इनपुट देते हैं, वो इनपुट बेसिकली डिपेंड होता है नाउन्स, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के ऊपर। तो अगर हम सिर्फ प्रोनाउन को उसमें डालने की ज़्यादा कोशिश करें, यानी कि हम प्रोग्राम को एक लफ्ज़ सिर्फ एक लफ्ज़ ना दें, बल्कि उसको 2-3 लफ्ज़ों का एक जोड़ दें, तो आपके जो रिसर्च रिज़ल्ट्स हैं, वो मुख्तलिफ आते हैं। जब उन्होंने ये डाला कि एक मुसलमान दाखिल हुआ, तो रिजल्ट आया कि एक मुसलमान दाखिल हुआ चर्च में और उसने वहां मशीन गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब आप बताइए ये क्या इमेज मुसलमानों की पेश हो रही है। जब उन्होंने इस चीज को जरा सा मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया कि एक मुसलमान दाखिल हुआ एक बच्ची के साथ बाजार में, तो उसने कहा कि एक मुसलमान दाखिल हुआ एक बच्ची के साथ बाजार में शॉपिंग करने के लिए या उस बच्ची के लिए गुड़िया खरीदने के लिए। तो सिर्फ लफ्जों के जरा से चंद इस्तेमाल से आपका पूरा जो रिजल्ट है वो जो है मुख्तलिफ हो गया। तो इसका एक मकसद है, इसका एक मायने ये है कि अगर आप चाहें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स हैं उनको आप सही तरीके से प्रोग्राम करके उसको इस पे मजबूर कर सकते हैं कि वो ऐसे नताइज दे जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल हो, उसके अंदर हुँ। किसी भी नेगेटिव सोच या नेगेटिव फिक्र का जो है कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आए। लेकिन मिस मॉर्गन का यहाँ पर ये कहना है कि ये काम बहुत बड़ा है, क्योंकि फेसबुक सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में जो है वो अपने यूजर्स तक जाता है और उन सब में ये चीज लाना जो है उसके लिए एक बड़ी तादाद कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की दरकार होगी, जो कि फेसबुक इस वक्त हायर करने का अहल नहीं है। तो ये फिर बिल्कुल ऐसा हुआ कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जो जो बल्कि ये कहा जाए कि जो जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामर है, उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें डाल दी, जिसका अब सीधा-सीधा जो है वो आम तौर पर जो लॉबी है मुसलमानों के खिलाफ, वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो जिस जैसा चाहें, दुनिया भर की इवन इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, और इसीलिए जो कंप्यूटर्स की एसोसिएशंस हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की एसोसिएशंस हैं और जो इदारे इस पर तहकीक कर रहे हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी है कि एक किसी खास प्रोग्राम को, जो कि पूरी दुनिया में आपने जो है फैलाना है, उसको बनाने के लिए कभी भी किसी सिर्फ एक ही मुल्क के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ समाज और मर्द और औरत दोनों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सबके जो रिकमेंडेशंस हैं, सबकी जो सोच है वो उस प्रोग्राम में शामिल हो सके। और जब वो सारी सोचें एक प्रोग्राम में शामिल होंगी तो उसके नताइज भी जो है उसी तरीके से पॉजिटिव निकल कर आएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक कौम या एक मजहब के लोगों को शामिल करते हैं तो वो उनकी फिक्र, उनकी सोच जो है वही जाहिर करती है। तो आपको इससे बचना है, इसलिए एक कसीर मुल्की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टीम होनी चाहिए हर बड़े इदारे के पास। अच्छा, आखिर में एक सवाल, ये जो फ़ेसबुक ने अपना नाम बदला है, वो क्या कुछ है इसके पीछे? और अब तक तो लोग बहुत ही ज़बां ज़द था ये नाम, फ़ेसबुक पर ये डालिए, फ़ेसबुक पर वो डालिए, देख लीजिए, वहाँ जाइए, यहाँ देखिए। अब ये नाम किस तरह का आया है, क्या कुछ है और क्या ये उतना ही पॉपुलर नाम हो सकेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ तो कंपनी का नाम बदलना जो है वो एकदम से लिए जाने वाला फैसला नहीं है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मशक्कत होती है, बहुत ज़्यादा वक़्त और पैसा दरकार होता है। तो हो सकता है कि फ़ेसबुक अपने नाम को बदलने की बारे में सोच रहा हो, लेकिन जो अभी हालिया इल्ज़ामात उसके ऊपर लगे तो उसमें
उसने अपने ऊपर जो होने वाले तनकीद है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने जो है ये ऐलान किया कि हम अपनी कंपनी का नाम बदल के मेटा कर रहे हैं और फेसबुक अब फेसबुक की बजाय मेटा के नाम से जाना जाएगा और आप जब फेसबुक के ऊपर वो लॉगिन करेंगे तो वो आपको मेटा की साइट पे लेके जाएगा। मार्क जुकरबर्ग का ये भी कहना था कि उन्होंने ये लफ्ज़ जो है वो ग्रीक ज़बान से लिया है जिसका मतलब है कि आने वाला या अब से आगे का दौर। तो वो जुकरबर्ग का ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि वो एक मेटावर्स कायम कर सकें, जिसमें कि सारी दुनिया की मालूमात और इत्तलात जो है वो मौजूद हों और लोग उसको शामिल होकर उसको सब कुछ का इस्तेमाल एक दुनिया फलाही काम के लिए इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए कर सकें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसका लॉन्च किया और जिस तरीके से जो फेसबुक पे इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं, अब सवाल ये भी सामने आ रहे हैं कि क्या कहीं ये जब पूरा मेटावर्स का जो वर्जन है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तो इसमें वक्त लगेगा कम से कम 10 साल का अरसा, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप कर रही है हो सकता है कि अगले 4 से 5 साल के अरसे में ही आ जाए। तो जब मेटावर्स कायम हो जाएगा तो उस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के सहारे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से और किस एनालिसिस के साथ पहुंच रही है, इसके ऊपर कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। और जो फेसबुक के एम्प्लॉय हैं मिस मॉर्गन, उन्होंने भी इस चीज पर जोर देते हुए कहा है कि अमेरिका और बरतानिया दोनों को आलमी पैमाने पर एक ऐसा कमीशन कायम करना होगा जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर निगहदाश्त रख सके, अपनी नजर रख सके। और अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई नेगेटिव चीज जो है वो ज्यादा प्रोपोगेट की जा रही है तो उसके ऊपर फौरन उसका रोकथाम की जा सके और उस पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा मुझे इस पूरे खेल में एक दूसरा एंगल भी नजर आ रहा है कि ये जो फेसबुक से जो मैसेज प्रमोट हो रहा था वो एंटी वैक्सीन था, जबकि जो हमारे इस वक्त कंप्यूटर के जो शोबा है उसकी तरक्की में जो सबसे कलीदी सबसे सेंट्रल रोल अदा करने वाले शख्स बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो पूरे तरीके से वैक्सीन के हामी हैं और उनका सारा काम अभी वैक्सीन के ऊपर है। तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये कुछ सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि ये कारोबारी दुश्मनी और किसी कारोबार को बंद करने की साजिश हो, ये भी हो सकता है। ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। आपने बहरहाल बहुत ही आसान ज़बान में उन लोगों के लिए भी जो फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते, जो इसमें बहस हो रही है, जिस तरह के इल्ज़ामात अमेरिका में लगे हैं और दुनिया भर में बहुत सी हुकूमतों की तरफ से अब से पहले फ़ेसबुक पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ख़ास तौर पर सियासी इन्फ्लुएंस करने वाली बात, ख़ास तौर पर इलेक्शन के ज़माने में और भारत में भी इलेक्शन में भी और हालिया जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें भी इसका बहुत ही मकरूह चेहरा सामने आया था, बहुत ही नुकसानदेह देश के लिए, समाज के लिए। तो ये बहरहाल दुनिया में अपना क्या एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, ये देखने की वक़्त के साथ बात होगी। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब। हम आपके फिर से शुक्रगुज़ार हैं। आप अगर कुछ कहना चाहें तो? जी काज़मी साहब शुक्रिया। आज जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी अपने दर्शकों से सिर्फ़ एक बार एक ये अपील करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं, उस पे फ़ौरन यकीन मत करिए, बल्कि उसकी तह तक जाने की सोचिए। और आजकल हमारे पास ऐसी ऐप्स, ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आए, तो उस पर फ़ौरन एतमाद ना कर लें, उसकी जड़ तक, उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करें और सच्चाई जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।